इस प्रॉपर्ली इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं, इस सेशन का, बिकॉज मैं हमेशा से एक बात का दिली तौर पे जो है वो एक्टिव रहता हूँ मैं इस बात में, और एग्री करता हूँ इस बात से कि हमें लर्निंग को रोकना नहीं चाहिए. Whatever the scenario that world have faces right now is really dangerous for all of us. लेकिन देखें हमें एटलीस्ट अब जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें लर्निंग को भी रोकना नहीं चाहिए. और जब हमें हमारे पास ऑप्शंस हैं तो वी शुड यूटिलाइज इट. दैट इज द रीजन कि मैं स्टार्ट में ही मैंने कोशिश की थी कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ आए, बिकॉज अगर हम अपने आप को चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे. पूरी दुनिया में इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का दौरा है, और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो तमाम टॉप ऑफ द लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रही हैं, ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रही हैं. ठीक है जी. सिनेरियो बहुत बहुत इजी है इसका. हम जूम पर इस वक्त मौजूद हैं, सब लोग कनेक्टेड हैं. यहाँ पर मैं जो है मॉडरेटर हूँ इस वक्त, और मैं आपके साथ मौजूद रहूँगा इस पूरी क्लास में. जिसका जो सवाल हो तो आपके पास ये ऑप्शन होगा रेज योर हैंड का, तो आप रेज योर हैंड कर सकते हैं. मेरे पास इस नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपका जो माइक है वो अनम्यूट करूँगा ताकि आप अपना सवाल पूछ सकें. और हम आखिर में, अगर इस पूरे कोर्स के आखिर में हम एक प्रॉपर सेशन 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे सब पार्टिसिपेंट्स के. ठीक है. तो इसके अलावा कमेंट बॉक्स भी आपके पास मौजूद है. आप चाहें तो अपना कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालात को लिख सकते हैं. सेकेंडली ये कि मैंने आपको बताया 35 मिनट्स का ये सेशन है, उसके बाद दोबारा से रिकनेक्ट करना होगा हमें. ठीक है जी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं क्योंकि ये तकरीबन 1 महीने से हमारी क्लासेस नहीं हो रही, तो हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, तो मैं हमेशा इसको समझाते हुए ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट इन तीनों को अलग अलग कर देता हूँ. ह्यूमन का मतलब जैसे कि हमें पता है अशरफुल मखलूकात, यानी ऐसा एक इंसान जो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करे, दे आर कॉल्ड ह्यूमन. रिसोर्सेज हर वो चीज जो कि आपके बिजनेस को रन करते हुए आपके बिजनेस को रन करने में मदद दे और आपके बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके. हमने अकाउंटिंग में ये पढ़ा है रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं, एक इसे कहते हैं टेंजिबल रिसोर्सेज और एक इंटेंजिबल रिसोर्सेज. टेंजिबल रिसोर्सेज में आपकी हर वो चीज़ जिसे आप हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक आपकी बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, इसके अलावा व्हीकल्स, ये सब आपकी टेंजिबल रिसोर्सेज में आती है. जबकि इनटेंजिबल रिसोर्सेज में आपकी मैनेजमेंट आती है, यानी ह्यूमन रिसोर्स आती है, आपकी टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, आपकी गुडविल आती है, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं. ठीक है. जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि 90s का एरा था जिसमें पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया कि कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उस कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें. ठीक है. जिस तरीके से अगर आपकी बहुत महंगी मशीनरी है तो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है उस मशीनरी को की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए. अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस मशीनरी को सही करने के लिए, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की नॉर्मली जिम्मेदारी होती है. तो जो आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या वो आपके रिसोर्सेज हैं या नहीं? उसके सवाल का जवाब है बिल्कुल. वो आपके जैसे कहते हैं इंटीरियर रिसोर्सेज हैं जो कि आपको काम करने में मदद देते हैं. ठीक है. तो जब ह्यूमन रिसोर्स आपकी मौजूद है तो उस ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग क्यों जरूरी है? ठीक है. स्पेशलाइज्ड लोग इस वजह से जरूरी हैं ताकि वो इंसान की जरूरियात को और उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन को इवेलुएट कर सकें. यानी आप सब भी कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, तो आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने एम्प्लॉयर से. ठीक है. हर इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है. जैसे कि ये जब स्टार्ट हुआ कोरोना का इशू, तमाम जो एम्प्लॉयज हैं वो इसमें उन्होंने अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज होता हुआ फील किया. उन्होंने कहा कि हम, अगर अल्लाह ना करे ये वायरस हम तक पहुंच गया और हमसे हमारी फैमिली को तक ट्रांसफर हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान के चांसेस हैं. तो सब ने ये रिक्वेस्ट की और सब ने इस बात को इनको एम्फेसाइज किया कि हम यही एक्टिविटी जो ऑफिस में करते हैं, अगर हमें रिसोर्सेज मिल जाएं तो यही एक्टिविटी हम घर पे अपने घरों पे भी जो है वो कर सकते हैं, ताकि कंपनीज का भी जो है लॉस ना हो सके और हम भी सिक्योर और सेफ रह सकें. यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट किया गया और वर्क फ्रॉम होम की एक्टिविटी स्टार्ट की गई. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स में जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है
वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है एक्टिविटीज को, ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या एक्टिविटीज होती है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क एंड प्रोसेस, यानी हर बंदा, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का सीईओ हो या इनिशियल जो हमारा एक एंट्री लेवल का की जॉब कर रहा हो, सबको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का आइडिया होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से मैंने पहले भी क्लास में बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन इज बेसिकली जेडीज। जेडीज क्या होती है? हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी जो कि आपको किसी जॉब में हासिल है, वो आपकी जो आपकी जेडीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एसजीएस पाकिस्तान। तो मेरी जेडीज क्या है कि मुझे नई ट्रेनिंग्स करवानी है, नए क्लाइंट्स से मिलना है, उनको कन्वेंस करना है, उनको अपनी ट्रेनिंग के हवाले से गाइड करना है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, प्लस नई ट्रेनिंग की प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है, नए टॉपिक्स पे लोगों को ट्रेनिंग कराना सिखाना है, उसके बाद ट्रेनिंग करानी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होगी? हर इंसान की जेडी बनेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। यस सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू अनीस। अच्छा, एसओपीस किसे कहते हैं? हमें पता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी हर काम को करने के तरीके को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना इस ऑनलाइन ट्रेनिंग की, तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था कि मैं सबसे पहले इस मीटिंग को स्केड्यूल करूं जूम पे, ठीक है, और मीटिंग का लिंक, उसकी आईडीज तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करूं, चाहे वो जिस जिस फोरम पे हो। कुछ लोगों को मैंने पर्सनल मैसेज किया, कुछ लोग कहीं डिफरेंट ग्रुप्स का हिस्सा थे, उस ग्रुप में मैंने जो है वो रिफ्लेक्ट किया और शेयर किया। ठीक है, कुछ लोगों से मैंने जो है, कुछ लोगों की मेरे पास कॉल आई। तो ये तमाम चीजें, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे, स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ हम हायरार्की बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। ठीक है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट जैसे कि लफ्ज से जाहिर है कि हर इंसान जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है, उसका प्राइमरीली उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं इस जॉब से अर्न करूं, कुछ चीज सीखूं उससे। ठीक है, और यही एक यही वजह है कि लोग जॉब करते हैं अपने जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए। ठीक है, अर्निंग के लिए। और तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप अपने पार्टिसिपेंट या अपने लेबर को या अपने वर्कर्स को या अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कि बेसिकली आपकी उनसे किस लेवल के काम करने की उम्मीद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह पर टेक्सटाइल कंपनी में का हिस्सा बनते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि देखिए हमारी टेक्सटाइल कंपनी में वीविंग होती है, और इसके अलावा कलरिंग होती है, पैकिंग होती है। तो इसका तरीकाकार ये है, और हम अगर कोई मशीन से काम कर रहे हैं या अगर हम क्लाइंट से डीलिंग कर रहे हैं, उसका तरीका इस एसओपी को हम पर अमल करें। और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज देते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज किसे कहते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर होंगे, कुछ नीड एंड एक्सपेक्टेशन होगी, वो तमाम हम अपने नए आने वाले एम्प्लॉयज को बताते हैं। ठीक है, इस साइकिल में नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज परफॉर्मेंस फीडबैक एंड मैनेजमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब ये कि जब आप किसी बंदे को कोई केपीआईज देते हैं या कोई इसकी जिम्मेदारी देते हैं उसको, तो उसके बाद आप उसकी जिम्मे लगाते हैं कि आपको, फॉर एग्जांपल, आप उसको टारगेट डिसाइड करते हैं, आप उसको टारगेट देते हैं कि आपका टारगेट जो है वो, फॉर एग्जांपल, 1000 जो है वो किसी प्रोडक्ट के यूनिट को सेल करना है, और एक महीने यानी साल के बाद आप उसको एवेलुएट करते हैं कि आया कि उस अपने टारगेट में वो कितने % अचीव कर सका। ठीक है, अगर वो अचीव कर जाता है तो आप उसके जो भी उसको आपने जो उसको दिया है मतलब जो उसको बेनिफिट देना चाहते हैं, आप उसको बेनिफिट देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता, तो आप उसको फीडबैक देते हैं, उसके जो उसके ग्रे एरियाज हैं, जो उसकी वीकनेस है, उसको आप खत्म करने के लिए उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सक्सेशन मैनेजमेंट।
पूरी दुनिया में कंपनीज जो है वो अपने लोगों को प्रमोट भी करती हैं, समटाइम्स डिमोट करती हैं, समटाइम्स उनको जो है वो रिस्ट्रिक्ट रखती हैं खास पोजीशन तक। तो किन किन बेसिस पे उसको प्रमोट किया जाता है? वो एम्प्लॉइज हु वर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज कॉल्ड आर एलिजिबल टू प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहा जाता है कि मैं 100 ट्रेनिंग कराऊं एक साल में, और मैं 100 ट्रेनिंग कराता हूं, तो इस पे मेरा प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। कितनी पर सर कितनी ट्रेनिंग कराई आप? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टारगेट दिया जाता है कि 100 ट्रेनिंग, 100 ट्रेनिंग इन 63-65 जी डेज, और मैं इस ठीक है टारगेट को अचीव करता हूँ, सर, तो इस पे प्रमोशन नहीं होगा। इस पे प्रमोशन नहीं होगा। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग भी अपनी थॉट्स बता दें, अपने आप को अनम्यूट करके। सर अगर आप 100 से अब जाते हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। ये बात किसने कही है? सलमान। सलमान ने। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपना फीडबैक दे दें मुझे। मुदस्सिर हैं हमारे साथ, इलियास हैं, और हमारे साथ शबाना हैं, साद हैं, किंजा हैं। सर अगर टारगेट अचीव हो गया तो फिर तो प्रमोशन होनी चाहिए। फिर तो प्रमोशन होनी चाहिए, और ये बात कही शबाना ने। ठीक है शबाना, कौन इसके अलावा ऐड करेगा? जल्दी जल्दी ऐड कर दें। जी सर बिल्कुल, अगर टारगेट अचीव हो गया तो प्रमोशन तो बनती है सर। जी जी। सर टारगेट की अचीवमेंट ही प्रमोशन का सबब बनती है ना। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, सब लोग म्यूट करें। अगर मैं अपने टारगेट को अचीव करता हूं तो मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। सिर्फ टारगेट को अचीव करना इज नॉट एन क्राइटेरिया। मैंने अभी आपको बताया था कि एम्प्लॉइज हु वर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो अगर मैं 100 से ऊपर ट्रेनिंग में जाता हूँ, 100 से ऊपर जाता हूँ मीटिंग में, तब जो है मैं एलिजिबल होता हूँ किसी भी ट्रेनिंग की, किसी भी प्रमोशन के लिए। ठीक है जी। तो उसके अलावा करियर डेवलपमेंट, याद रखिएगा, वो कंपनीज हमेशा अट्रैक्शन का बाइस बनती हैं हर इंसान के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए, जो कि अपने लोगों की करियर डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसने एज एन ऑफिसर उस कंपनी को ज्वाइन किया था, 10 साल के बाद भी वो एज एन ऑफिसर ही रहता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि उस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी हैं कि उसको वो करियर डेवलपमेंट पैथ क्रिएट करना HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी इस सेंस में है कि वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि नए लोग ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने। ठीक है, नए नए जो है वो चीज़ें शेयर की जाएं, लोग खुद मोटिवेट हों कि हमें जो है वो नए टास्क, एडिशनल टास्क मिले। ठीक है, और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, नई अथॉरिटीज मिले, ये चीज़ें। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात क्लियर तौर पे समझ में आ गई होगी। यस सर। इसके अलावा ये पहला पॉइंट था सिलेक्शन एंड हायरिंग, कि हम लोगों की हायरिंग करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ HRM भी यही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकस ऑन स्टाफिंग। यानी ये वो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें आप अपने स्टाफ पे काम करते हैं, अपने लोगों पे काम करते हैं, के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हो। इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट रोल, कि इसमें पर्सनल मैनेजमेंट भी होती है और ह्यूमन मैनेजमेंट भी होती है। देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, एक ट्रेनिंग मैं अपने लिए करता हूँ कि ये टास्क मुझे आ जाए, ये क्वालिटी मुझ में आ जाए। ठीक है, मैं फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करता हूँ खुद अपने लिए, कि जिस दिन मैं बीमार हूँगा मैं अपने आप को एटलीस्ट फर्स्ट एड दे दूंगा। दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट। और ह्यूमन मैनेजमेंट क्या है? कि मैं अपनी कंपनी के लिए एक स्किल सीख लेता हूँ, जिसे कहते हैं हम फर्स्ट एड की, कि अगर मेरी कंपनी में जो भी बीमार होगा मैं उसको फर्स्ट एड दे सकूंगा और कई कीमती जानों को बचा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है
It is the process of acquiring, training, appraising, compensating people, attending their labor relation, health and safety and fairness concern. ये प्रोसेस है लोगों को हायर करने का, उनको ट्रेन करने का, उनको मोटिवेट करने का और उनको पैसे मतलब उनकी कंपनसेशन पे करने का. ठीक है. Traditionally, the people function in the organization was called by personal management. ये मैंने आपको बताई बात. Now it is human resource management, capital management, HR, business partner, talent management. ठीक. कुछ अहम रिस्पॉन्सिबल वैल्यूज होती हैं. हायर, ट्रेन एंड रिटेन. हायर का मतलब आपको भी बताया, हायरिंग करना. ट्रेन का मतलब लोगों को नए आने वाले चैलेंजेस के हवाले से ट्रेन करना. जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. काफी कंपनीज में लोग मेंटली तौर पे वर्क फ्रॉम होम की एक्टिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे. वो कह रहे थे कि हम हो ही नहीं सकता कि हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं. तो उनको बाकायदा कंपनीज ने जल्दी जल्दी ट्रेन करवाया. ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 20 से 23 मार्च के दौरान में मुझे काफी रिक्वेस्ट आई कि आप लोगों को बताएं कि आप घर पे बैठ के क्या क्या काम कर सकते हैं कंपनी का. ठीक है. तो क्योंकि आज तक जरूरत ही नहीं पेश आई कि इतना लंबा अरसे तक लोग घर पे मौजूद हों. जब नीड नहीं आई तो वो कोई इसके हवाले से सर्विस भी नहीं है. फिर बात समझ में आई कि ट्रेन जो हम नहीं थे इसके लिए, लोगों को एक्सेप्ट कराया गया कि बेसिकली अगर आपको हम रिसोर्सेज दें, लैपटॉप्स दें, पर्सनल पीसीज दें, आईपैड दें या वो तमाम रिसोर्सेज जो हमारे पास ऑफिस में होते हैं, ठीक है, वही जो है वो प्रोवाइड करें. समहाउ आप इतना इस लेवल पे काम कर सकते हो कि आपके जो कस्टमर हैं वो सफर नहीं करेंगे. ठीक है. और रिटेन, हर कंपनी कोशिश करती है कि अपने अच्छे एम्प्लॉयज को यानी अपनी जो वर्कफोर्स के लोगों को रिटेन रखे, यानी उनको ये सोचने का मौका ना दिया जाए कि वो जॉब चेंज करें. अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली बात सिलेक्शन के कंपनीज में रिक्रूटमेंट क्या क्या प्रोसीजर है. सबसे पहले है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी हम तलाश करते हैं कि बेसिकली किसी भी पोजीशन पे हायरिंग के लिए आपको कुछ लोग चाहिए होंगे कि रेलेवेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं एमबीए तलाश करने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चला जाऊं तो शायद कोई फायदा नहीं हो पाएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं मेडिकल के लिए मुझे एमबीबीएस डॉक्टर्स की जरूरत हो और मैं एनईडी चला जाऊं तो क्या मुझे लोग मिल जाएंगे रेलेवेंट? नो सर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे. नहीं सर. क्योंकि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मुझे इवेलुएट करनी, यानी जो मैंने आपको हमेशा बताया कंपनीज 3 किस्म के लोगों को हायर करती हैं 3 बेसिस पे. ठीक है. बेसिक नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज और एक्सपर्ट नॉलेज. हमें इवेलुएट करना होगा कि बेसिक नॉलेज के पे बंदे को हायर करना है, इंडस्ट्रियल नॉलेज पे हायर करना है या कॉमन नॉलेज पे. ठीक है. ओके सर. यस सर. अच्छा, उसके बाद रेफरेंसेस. वर्ड रेफरेंसेस में लोग समझते हैं कि जिस तरह जैसे कहते हैं पर्ची. हम अपनी सीवी में भी आखिरी में जो एक हेडिंग होती है वो रेफरेंसेस की लिखते हैं और लोग समझते हैं कि रेफरेंसेस का मतलब ये है कि मैं जिसका रेफरेंस लिखूंगा उसके बेसिस उसके कहने पे मुझे जॉब मिल जाएगी. हमें इस चीज की इस कंफ्यूजन को या इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की जरूरत है. रेफरेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर काइंड ऑफ जॉब या सिमिलर काइंड ऑफ वर्किंग एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कहीं जॉब किसी की होती है और वो रेफरेंस में मेरा नाम लिखता है कि आफाक अहमद, असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एसडीएस पाकिस्तान, तो सीवी में आपके थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव वो रहे, मतलब जैसे कहते हैं अट्रैक्शन क्रिएट होगी कि इस बंदे का जो जिसे कहते हैं हल्का अहबाब है वो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लोगों का है, तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से आइडिया होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है पेपर टेस्ट. बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो रिटन कुछ एग्जाम लेती हैं, कुछ आपको केस स्टडीज दे देंगी. ठीक है. कुछ पजल सॉल्विंग इश्यूज होते हैं. ठीक है. कुछ उनकी रूट कॉज होती हैं, कुछ उनकी वो केस स्टडीज होती हैं जो वो दे देते हैं और कहते हैं कि इसके बेसिस पे आप हमें बताएं डिसीजन क्या होगा. ठीक है. इसके अलावा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, आप में से जो लोग आर्मी के टेस्ट जिन्होंने दिए हैं उनको पता है कि जहां पर आपके एम्प्लॉयज की जरूरत हो, एम्प्लॉयर को जरूरत है कि आपके वो फिजिकली टेस्ट करे.
तो वहाँ पर वो मेडिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, रनिंग होती है, जॉगिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, तो वो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद आईक्यू टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट, क्या आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, कोई पजल है वो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यूज में आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी ये पूरा प्रोसीजर यूज करे। कुछ कंपनीज में सिर्फ इंटरव्यूज लिए जाते हैं, कुछ कंपनीज में सिर्फ पेपर टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन ये बीइंग एन ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप सब लोगों से एक एक्टिविटी करवाना चाहूंगा। आप लोगों के पास पेपर और पेन तो होगा आई गेस। नो सर। यार आप लोग क्लास लेने बैठे हैं, पेपर और पेन नहीं है यस आपके पास? जल्दी से पेपर और पेन पकड़ लें जल्दी से। आपको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ और उसके लिए 2 मिनट भी दूंगा, बल्कि 5 पीरियड दूंगा। और सर मैं क्वारंटाइन में बैठा हूँ, मैं मेरे पास कोई पेन नहीं है, पेन पेंसिल कुछ नहीं है। ये कौन क्वारंटाइन में? हसन जैदी साहब। जी सर। कहाँ पे क्वारंटाइन में आप? कौन से? डीजे खान में, डीजे खान में सर। तो पूरे उसमें कोई भी पेन नहीं है, मतलब रूम में आपके पेन पेपर? सर वो मैं पेन लेने निकलूंगा तो मेरा वाईफाई जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर क्लास गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, आप फिर हमें आप मोबाइल में लिख लीजिएगा, मोबाइल में नोटपैड पे। जी जी बिल्कुल। पिछले 1.5 महीने से यहीं पर ही हूँ सर। अच्छा चलें, अल्लाह अल्लाह आपको महफूज रखे। अच्छा जी, आपको एक्टिविटी क्या करनी है? एक्टिविटी ये करनी है कि जो हायरिंग का सिनेरियो है, ये मैंने आपको जो बताया, इसमें से इफेक्टिव कौन सा होता है? इफेक्टिव मतलब कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बारे में 3 पॉइंट लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि पेपर टेस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिसके ज़रिए हमारे पास अच्छे लोग हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप रिक्रूटर हैं तो इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे। ठीक है जी, समझ गए आप लोग? समझ गए हैं तो आप मुझे बता दें, मैंने म्यूट कर दिया सब। ठीक है यस ठीक है सर। सर। ठीक है, डन है। तो आप जल्दी से लिखना शुरू कर दें। मैं आपसे फिर फीडबैक देता हूँ 5 मिनट में। सर जरा एक दफा दोबारा बता दीजिएगा कि करना क्या है। आपने 5 मिनट का जो टाइम दिया था उसमें मुझे करना क्या है पेन पेंसिल के साथ? मुदस्सिर, सामने जो स्लाइड खुली हुई है इसमें 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करके इसके 3 पॉइंट लिखोगे जिसके बेसिस पे तुम किसी बंदे को वो करोगे, रिक्रूट करोगे, जॉब के लिए अच्छा हायर करोगे। सही? ठीक है ठीक है। इंटरव्यूज and performance tests.
क्या हुआ? पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिए। चलिए वन बाय वन हम फीडबैक ले लेते हैं। कैसा लिखिए? सर पहला पॉइंट है पेपर टेस्ट। हाँ जी, तो बताइए पेपर टेस्ट कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है? पेपर टेस्ट इसलिए अगर मुझे किसी इन्वेंशन में या ऐसे रिकॉर्ड में रखना है कि अगर वहाँ पे अगर मुझे फार्मूला बेस पे ही वर्किंग लेना होता है तो मुझे टेस्ट देना पड़ेगा कि तो वाकई वो फार्मूले वगैरह जो आते हैं कहीं आ जाए, ताकि मैं ये तो रखने से पहले ही हम टेस्ट दे दें ये इसके लिए अवेलेबल है कि नहीं। सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू। नहीं सुनाई नहीं दे रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या बोले उन्होंने? सर जी जनाब, ठीक है। नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? नेक्स्ट बताइए। सर मैं बताऊं? जी जी प्लीज अनीस। सर मैंने सिलेक्ट किया इंटरव्यूज, और उसमें जो है 3 बुलेट पॉइंट्स हैं जिसको हम कवर कर सकते हैं इंटरव्यूज के दौरान, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं एज एचआर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो किसी पर्सन का जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ नोट होते हैं। और सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, के जो पर्सन जिसका हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने हैं। और थर्ड पॉइंट है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हम ये 3 चीजें कवर कर सकते हैं, इसकी नॉलेज, एक्सपीरियंस भी, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी,
और बॉडी टाइप, फिजिकल अपीयरेंस, ये सारी चीजें इसमें कवर हो सकती हैं हमारा, अगर हम एज एन एचआर डिपार्टमेंट हम ये करते हैं ये ऑप्शन के इंटरव्यूज हमें किसी पर्सन का उसके अगेंस्ट सिलेक्शन करनी है किसी पोजीशन के लिए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि पेपर टेस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इंटरव्यूज फायदेमंद होते हैं? यस सर, इंटरव्यूज मेरे 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 अपने परसेप्शन से इंटरव्यू ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू अदर पेपर टेस्ट एंड रेफरेंस एंड, क्योंकि इसमें हम तीनों चीजें कवर कर रहे होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एज वेल एज हमारे जब क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं इंटरव्यूज में, तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है सारी जो इंटरव्यू भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हु इज नेक्स्ट? हेलो जी जी, प्लीज आप आवाज आ रही है, अपना नाम बताइए और अपना जो पॉइंट्स है वो बताइए। उमैर बात कर रहा हूँ। मैंने हमारे साथ मौजूद है। आपने कौन सा चूज किया इसमें और क्यों चूज? सर मेरे ख्याल में तो कोई एक पॉइंट काफी नहीं है सिलेक्शन टूल्स के लिए। इसके लिए मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए किसी भी सिलेक्शन करने के लिए। आवाज तो आ पॉइंट के रही है तहत तो आप आपकी। सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो अगर अच्छा किसी एक अगर आप हैंड्स फ्री इस्तेमाल करें तो माइक वाले पोर्शन को थोड़ा सा करीब लाके बात कीजिएगा। सर ये कि किसी एक टूल्स की बिहार पे तो किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल टूल्स को चेकिंग होता है। किसी भी कैंडिडेट को चेक करने के लिए मुख्तलिफ जराए से चेक करना पड़ता है। मेरे ख्याल में पहले तो उनको पेपर टेस्ट होना चाहिए। पेपर टेस्ट के अंदर से उनको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, जिस फील्ड के लिए ले रहे हैं उस फील्ड के मुताबिक एजुकेशन उनको है, बैकग्राउंड है, नॉलेज है, इनको स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज है कि नहीं है। जो काम जिस टास्क के लिए जिस काम के लिए हम उसको हायर कर रहे हैं उसको उस फील्ड में कितनी महारत हासिल है, क्योंकि उसको फिर उस पेपर में या कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चल सकता है कि उसकी कितनी फील्ड एजुकेशन है। तीसरा सर उसकी पेपर टेस्ट के अलावा उसके बाद दूसरी जो नेसेसरी आइटम होगी इंटरव्यू। मेरे ख्याल में दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, पेपर टेस्ट और इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर तो ये देखना पड़ता है कि कॉन्फिडेंस कितनी इसके अंदर, और भैया अगर वो टीम बिल्डिंग में काम किया जा रहा है तो काम कर सकते हैं कि नहीं करते टीम बिल्डिंग के अंदर। दूसरी और तीसरी चीज प्रेशर में हैंडल इन प्रेशर। काम जो होगा वो प्रेशर में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपको एबिलिटी तो बहुत है, आपको नॉलेज तो बहुत है, मगर आप काम ही नहीं कर सकते। आप दूसरों के साथ बोल की बात ही नहीं कर सकते। आपको कोई लीडर बना दिया, लीडर वाली आपकी एबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक बड़ा देखना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के अंदर। वो क्लियर हो जाता है कि आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस है, कितनी आपके अंदर टीम बिल्डिंग है। तो दो पॉइंट मेरे ख्याल में होना चाहिए, पेपर टेस्ट और इंटरव्यू। पेपर टेस्ट और मोस्टली इंटरव्यू को कंपनीज में आपने ज्यादा वेटेज दिया है। ठीक है उमर, थैंक यू वेरी मेरे मच। ख्याल में मोस्टली कंपनीज ये दो चीज को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। हु इज नेक्स्ट? कौन बताएगा अपना एक्टिविटी के वाले से? रजा हमारे साथ मौजूद है। जी रजा प्लीज। सर बिल्कुल इसी तरह उमर की तरह मैं भी पॉइंट ये दिखा है, पेपर टेस्ट होना चाहिए और इंटरव्यू, क्योंकि पेपर टेस्ट इंटरव्यू तो हर जगह की तरह आपकी आवाज भी स्लो आ रही है। हेलो सर, आवाज क्लियर आ रही? नहीं, आवाज कम आ रही है थोड़ा सा। हेलो पेपर टेस्ट इसलिए सर क्योंकि अगर मुझे किसी कंप्यूटर में बैठाना है, अगर उसमें फार्मूला वगैरह उससे क्लियर है तो उसके लिए पेपर टेस्ट जरूरी है सर। क्योंकि अगर हम इंटरव्यू लेने के बाद कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उससे फार्मूला ही नहीं आते हैं बेसिक, तो फिर उसका फायदा नहीं होता हमें। इसलिए पेपर टेस्ट का होना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कौन बताएगा मुझे? मेल्स के हवाले से तो आ गई, लड़कों के हवाले से मुझे बताएं। किंजा भी मौजूद है और शबाना भी मौजूद है। प्लीज आप लोग भी अपना थॉट्स ऐड कर दें। फिर आप लोगों के लिए आज की क्लास में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने प्लान किया है। क्या करते हैं टाइम पे? हाँ जी, किंजा और शबाना भी कर लें। जी सर, मैं किंजा। हेलो जी जी, प्लीज। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सर मैंने ना इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू को। ठीक है, उसमें ओवरऑल इसमें मैंने बुलेट पॉइंट जो लिखे हैं वो ये होगा कि उसमें आपका लुक्स आ जाएंगे कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है, ड्रेसिंग सेंस कैसी है,
और फिर उसके बाद टॉकिंग ऑफ वे कैसा है, आप स्पीकिंग पावर कैसी है,